हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि सबसे पहले मैं अपने बारे में आप सभी को बता दूं, मेरा नाम रणधीर रमन है और 64 बीपीएससी में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है और ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। मेरा जो ऑप्शनल पेपर था वो लेबर एंड सोशल वेलफेयर था और आज उसी ऑप्शनल पे हम आपसे जो है वो बात करने आए हैं कि इस ऑप्शनल में जो है क्या क्या स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ें, मेंस राइटिंग में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और एलएसडब्ल्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन किया जाए, हमारी राइटिंग जो स्किल है वो कैसी होनी चाहिए, राइटिंग जो जो भी हमें तरीके अपनाने हैं मेंस के टाइम में, और जो भी स्टूडेंट वहाँ पे गलती कर जाते हैं जिनसे उनका मार्क्स कम हो जाता है उसको हमें ठीक करना है और उसी से रिलेटेड हमें आगे बातें करनी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि एलएसडब्ल्यू की स्ट्रैटेजी में हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें उस पे क्या-क्या किन-किन चीज़ों पे काम करना है। जैसे कि हमें पता होगा, जो है आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें 6 को अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपके क्वेश्चन पेपर को बाँटा गया होगा। सेक्शन 1 में 3 और सेक्शन 2 में हमें 3 अटेम्प्ट करना है। तो जो सेक्शन 1 जो पार्ट है एलएसडब्ल्यू का, उसमें आप जैसे देखिएगा उसमें वो पूरा कानून है। उसमें जो लेबर एक्ट हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो भी लेबर लेजिस्लेशन लाए गए हैं उनके, जो भी हमारे पार्लियामेंट के थ्रू जो भी कानून बनाए गए हैं उन चीज़ों के बारे में उसमें हमें पढ़ना है और उसमें मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कानून वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर हम टोटल आर्टिकल्स प्रोविजंस को अगर हम आंसर में डालते हैं तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन हमें अपने आंसर राइटिंग को और अच्छा करना है, थोड़ा यूनिक करना है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम आंसर लिखते वक्त क्या क्या चीज़ को हम मेंशन करें। जैसे कि सबसे पहले हम जो क्वेश्चन पूछा गया है, या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके बारे में तो हमें जो भी प्रोविजंस है, स्कोप है, उसको लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ जो उसमें रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं 2-3-4 साल में, जो सबसे रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं उससे हमें मेंशन करना है। ये कंपलसरी है। आप जैसे अभी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है उसमें रिसेंट अमेंडमेंट किया गया, जो मैटरनिटी लीव थी उसको सरकार ने बढ़ाया, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करिएगा। तो आपके जो मार्क्स जो बढ़ने के जो पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर जो भी लेबर कानून के थ्रू जो भी उसमें प्रोविज़न्स है, जैसे फंडामेंटल राइट में चाइल्ड प्रोहिबिशन से रिलेटेड है, जो भी इसमें आर्टिकल 23-24 है, उन सारी चीज़ों को आप मेंशन करिएगा। अपने आंसर को 360 डिग्री में लिखने की कोशिश करिए और लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड ज़रूर करिए। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो कंक्लूड करना भूल जाते हैं क्योंकि टाइम की कमी होती है, तो वो अपना बस इंट्रोडक्शन दिए, बॉडी दिए और लास्ट में वो फिर वो स्किप करके अपने सेकंड क्वेश्चन पे चले जाते हैं और कंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो मेरी यही राय है कि आप अपने हर आंसर में 2-3 लाइन का कंक्लूजन ज़रूर डालें। हाँ, तो जैसे कि मैंने सेक्शन 1 की बात की है, उसमें जो भी एक्ट है और हमें उसमें रीसेंट अमेंडमेंट को डालना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डालना है, जो भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, उस वहाँ हमें मेंशन करने हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अब जैसे कि सेक्शन 2 हम देखते हैं एलएसडब्ल्यू का, उसमें जो है वो थोड़ा जीएस2 को कनेक्ट करता है। जैसे कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, उसमें पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोस्टिट्यूशन है, लिक्वर बैन है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं हमारे जीएस2 जो हमारा पोर्शन है उससे कनेक्ट करती है। तो इसमें आप डाइवर्स जा सकते हैं, इसमें अपने अप्रोच को आप डाइवर्स तरीके से पूरी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि जीएस2 में लिखते हैं। बट इसमें आपको डाटा डालना पड़ेगा, जो सरकार का जो भी बड़ी-बड़ी जो सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी हमें डाटा मिलता है इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, वो डाटा डालिए अपने आंसर में। जितना ज़्यादा आप डाटा अपने कंटेंट को अच्छा रखिएगा और अप टू डेट रखिएगा, रिसेंट से जुड़िएगा, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, जो भी भारत सरकार, बिहार सरकार की जो पॉलिसीज़ आ रही है, जैसे अभी हाल ही में मनरेगा के जो भी वेजेस थे उसको बढ़ाया गया ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। तो ये जो लॉकडाउन के बीच में क्या-क्या हुआ, सरकार की जो वेजेस बढ़ाना है, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, डीए बढ़ा, डियरेंस वैलेंस को बढ़ाया गया। तो ये सारी चीज़ों को आप जोड़िए अपने आंसर में, रिसेंट चीज़ों को जोड़िए और अपना आंसर को अच्छे से अच्छा करिए। फ्रेंड्स, अब मैं उस ऑप्शनल को स्टार्ट कैसे करें इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिक्कत आ रही है कि ऑप्शनल स्टार्ट कैसे करें। सेक्शन 1 को पहले पढ़े, सेक्शन 2 वाले पोर्शन को पहले पढ़े, मतलब क्या करें, एकदम कन्फ्यूज़न सा बना रहता है। ये मेरे टाइम में भी मुझे भी था, बहुत कन्फ्यूज़ था मैं। बिकॉज़ मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो एकदम ये मेरे से अलग था ये एलएसडब्ल्यू पढ़ना। बट
तो उसके लिए सर आप लोग सबसे पहले अपने, जैसे कि मैंने बताया है कि आप सिलेबस के अच्छे से देख लीजिए, पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए। देन उसके बाद जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, जो जिसको आप थोड़ा डीपली पढ़ना होगा आपको, अच्छे से पढ़िए। जैसे कि बुक्स में मैं बताना चाहूँगा, इंदुबाला पब्लिकेशन की जो बुक आती है एलएसडब्ल्यू के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर पारसनाथ सर और पंकज तिवारी सर की आती है, उसमें से कोई एक आप बुक्स प्रीफर कर सकते हैं। और जो सोशल वेलफेयर जो पार्ट है, जो सेक्शन 2 का जो पार्ट है सोशल वेलफेयर, उसमें आप राम आहूजा सर की बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकमेंडेशन एंड कन्वेंशन है आते हैं, जिसको इंडिया फॉलो कर रहा है, जिसको इंडिया अपने लेबर कानून में लगा रहा है, सारे रिकमेंडेशन और कन्वेंशन हमें नहीं पढ़ने, जो कि भारत सरकार के द्वारा यूज़ किया गया है रिकमेंडेशन ILO का, उसी को हमें फॉलो करना है, उसी को थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद डाटा, जैसे मैंने बताया कि GS2 टाइप इसमें हमें डाइवर्स लिखना है सोशल वेलफेयर वाले पोर्शन में, तो डाटा ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। जो भी वर्ल्ड लेवल के या इंडिया लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डाटा को हमें लिखना है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, लेबर से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड, जो भी है, ट्रेड यूनियंस है, उन बारे में आप मेंशन करिए। अपने आंसर को आप जितना लोगों से अलग रखिएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि NCERT का क्या रोल रहता है आंसर राइटिंग में और मेंस राइटिंग में। NCERT का क्या रोल है? देखिए, NCERT जो है, NCERT की सबसे जो अच्छी बात है कि उसमें जो आपका वर्ड कलेक्शन आपकी बहुत बूस्ट होती है, उसमें लेखन शैली आपकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप NCERT पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड कलेक्शन आपके पास हो जाते हैं, जिसको आप मेंस राइटिंग में लिख के आंसर को इन्हांस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से NCERT आप 8th 9th 10th 11th 12th का पढ़िए, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग, जो कि आप पढ़ रहे होंगे, मेरे हिसाब से आप GS 1-2 के लिए NCERT पढ़ रहे होंगे, तो बस आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। और वहाँ पे जहाँ से आपको जो लेबर से जुड़े हुए जो भी आपको चीज़, जो आपको कुछ भी मिले, तो उसको आप किसी ना किसी अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। छोटा नोट्स बनाना है, हमें बड़ा नोट्स नहीं बनाना है। पिछले भी मैंने वीडियो में कहा था कि हमें किसी भी टॉपिक पे बस 1 पेज का नोट्स बनाना है, उसमें बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, जो एग्ज़ाम टाइम में हमें रिवीजन करने में वो सारे पॉइंट्स बहुत इजीली रिवाइज हो जाएं और हमें याद भी बहुत जल्दी आए। तो नोट्स कभी भी छोटे बनाएं, बड़े नहीं। और लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम देते वक्त, मेंस एग्ज़ाम देते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो LSW ऑप्शनल है, उसको लिखते वक्त हम कैसे मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, उसके लिए हमें क्या टेक्निक्स अपनाने हैं, ये हमें मेंस राइटिंग वक्त क्या क्या करना है, उन चीज़ों के लिए मैं भी बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आप टैगलाइन का बहुत इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन है, तो मैंने अपने टाइम में ये अपनाया था। पॉवर्टी पे एक क्वेश्चन था सोशल वेलफेयर पोर्शन में, तो उसमें मैंने एक टैगलाइन लिखा जो महात्मा गांधी जी का था, जैसे पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये मैंने कहीं गूगल पे देखा था, तो मैंने टैगलाइन सबसे ऊपर डाला और उसके बाद तब मैंने अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट किया। तो ये टैगलाइन आपके लिए, जो बड़े बड़े जो भी बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ है, उनके किसी चीज़ों पे, किसी भी ऑब्जेक्टिव, उनका कोई भी टैगलाइन है, उसको आप अपने आंसर में डालिएगा, तो आपका आंसर इन्हांस होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ द मेन थिंग इज़ द टाइम मैनेजमेंट, जो कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमें नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है, हम पढ़ भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हम वहाँ लिख नहीं पाते। होता क्या है कि हम किसी क्वेश्चन में इतना खुश हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पेजेस लिख देते हैं, और उस कारण से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो छूट जाता है, हमारा 3 घंटा खत्म हो जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। हम दूसरे क्वेश्चन में 5 की जगह 4 पेज ही लिखेंगे, बट हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हमें किसी भी पॉइंट को, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये चीज़ों को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है अपने। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप डेली, आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डेली 1 घंटा आप किसी भी टॉपिक पे 1 पेज 2 पेज लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी राइटिंग जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाए, जो कि मेंस राइटिंग में आपको बहुत फास्ट लिखना होगा। ये तो है, उस टाइम ज़्यादा सोचने का आपको टाइम होता नहीं है। तो मेरी यही राय है कि क्वेश्चन मत छोड़िए, आप कुछ भी लिखिए, आपको जो भी उससे रिलेटेड नॉलेज है आप लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़िए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। दूसरी सबसे बड़ी टाइम की मैनेजमेंट, हमें सारे क्वेश्चंस को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं कि हमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिख दें, उसके बाद अरे यार चलो काम चला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें सारे क्वेश्चन को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, सब में अपना बेस्ट देना है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें अपना लिखते वक्त बेस्ट देना है। फिर कंक्लूज़न का बात करूँ, ये भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कंक्लूज़न लिखना ही भूल जाते हैं। हड़बड़ी में बॉडी लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर नेक्स्ट में भी यही करते हैं। लेकिन हमें हर आंसर में हमें कंक्लूज़न लिखना है। हमें 2-3-4 लाइन अपना सजेशन देना है कि आगे सरकार आगे क्या-क्या करे, तो इसमें क्या-क्या अच्छा हो सकता है। आपको एज़ एन बिकॉज़ आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आप अपना सजेशन डाल सकते हैं, सजेशन डालना कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्रिटिसाइज़ हमें नहीं करना है किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, और भूल के भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की किसी भी जजमेंट को हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उनके साथ हम खड़े हैं। हाँ, उसमें हम थोड़ा हम थोड़ा सजेशन दे सकते हैं, बट हम क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपका जो है मेंस राइटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फाइनली आपका मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो। जैसे कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है बीपीएससी के, सीडीपीओ का मेंस है, 67 बीपीएससी है। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल के साथ फाइट करेंगे। तो मेरा जो भी स्टूडेंट है उनके लिए यही कहना है कि जो भी मैंने अभी बताया है उन चीज़ों को आप फॉलो करिए, और आप खुद से भी चीज़ों को एनालाइज करिए। और साथ ही साथ मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीडीपीओ का, 67 बीपीएससी का, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। अपना कॉन्फिडेंस एकदम कम नहीं करना है, कॉन्फिडेंस एकदम बना के रखना है। आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपने आप को हमेशा हाई लेवल पे रखिए और कॉन्फिडेंस एकदम बना के रखिए। अपने आंसर में, आपके आंसर राइटिंग में भी आपको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो आज ये वीडियो जो है थोड़ा छोटा होगा, बट आगे जैसी आपकी डिमांड आती है तो इस पे और डीपली बात की जाएगी। एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल पे क्या-क्या और कर सकते हैं, और भी अच्छे से बात होगी। बट ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सपोर्ट करें, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो गाँव में रहते हैं, छोटे-छोटे जगह पे रहते हैं, जिनको रिसोर्सेज़ की कमी है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है हर एक लड़के तक जाए जो जिनके पास किसी चीज़ की कमियां हैं, वो किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद कर सकें। और हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके और उनकी मदद कर सकें। थैंक यू एंड नमस्ते।